हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय स्पर्शर पर। और दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने मौर्य काल कंप्लीट किया था हिस्ट्री का। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक रहेगी, आप वहां से जाकर मौर्य काल को जरूर देखें। काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर आपने मौर्य करवा दिया, गुप्त और करवा दीजिए। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, गुप्त काल और करवा देते हैं। अपने ही तो है, सभी अपना ही परिवार है, एक छोटा सा परिवार है। अभी धीरे धीरे ये परिवार बड़ा भी होगा, आप लोगों का सहयोग अगर रहा तो। दोस्तों, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट थी कि अगर आपको अच्छा लगे, भाई हम जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा लगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अपने दोस्तों, अपने मित्रों और जो बच्चे आप जैसे आपके भाई बहन वगैरह 10th 12th में पढ़ते हैं, तो जो 10th में है वहाँ पर भी ये लगता है पूरा का पूरा। भाई 10th बोर्ड में भी लगता है, 12th में आर्ट्स के जो बच्चे हैं उनके भी काम आता है, और कंपटीशन में तो लगता ही है। तो सभी लोग ज़रूर शेयर किया करो, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। और क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे क्लास देख पा रहे हैं। हालांकि पता तो व्यूज़ से भी चल जाता है, लेकिन कमेंट्स से रियली पता चलता है, और सभी कमेंट्स को मैं देखता भी हूँ। तो देखिए, आज हम गुप्त काल के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए गुप्त काल को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गुप्त काल का शासनकाल चलता है 275 से लेकर 550 ईस्वी तक। ध्यान दीजिएगा, गुप्त काल के बारे में अगर मैं बात करूं तो गुप्त काल के बारे में सबसे पहली बात ये आती है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग काल कहा गया है, यानी कि इतिहास का इसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है। स्वर्ण मतलब सोना। भाई गुप्त काल को अगर याद नहीं रहे तो गुप्त काल को क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर याद नहीं रहे तो जैसे गुप्त, भाई गुप्त क्या होता है? सोना जो होता है बड़ा कीमती होता है, और सोने को कीमती होता है तो हम उसे छुपा लेते हैं, तो गुप्त कर लेते हैं। मतलब तो सोने को छुपा लेते हैं, मतलब गुप्त कर लेते हैं, यानी कि गुप्त काल स्वर्ण काल, यानी कि सोने को गुप्त कर लिया, छुपा लिया, ऐसे याद कर सकते हैं आप। यानी कि सोना को ही यानी कि स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। दूसरी बात, गुप्त के बारे में उल्लेख मिलता है कि जो गुप्त हुआ करते थे ना, यह गुप्त पहले किसी के यहाँ सामंत हुआ करते थे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, सामंत का मतलब जानते हो, किसी और के अधीन काम करते थे, यानी कि ये स्वतंत्र नहीं थे। तो गुप्त काल में इसे गुप्त काल जो थे वो किसके सामंत हुआ करते थे, ये भी प्रश्न एग्जाम में आता है। तो गुप्त जो हुआ करते थे ना, ये कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। भाई कुषाणों के सामंत हुआ करते थे, तो कुषाणों के सामंत, ये थोड़ी सी बात आपको याद रखना है। ठीक है, दो चीजें पढ़ाई अभी मैंने। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल जो थे, गुप्त काल के गुप्त जो थे वो कुषाणों के ही सामंत हुआ करते थे। ठीक है, अब करें स्टार्ट। देखो, गुप्त काल की अगर मैं बात करूं तो गुप्त काल में सबसे पहला जो शासक आता है उसका नाम है श्रीगुप्त। सबसे पहला कौन आता है? श्रीगुप्त आता है। श्रीगुप्त का शासनकाल चलेगा 240 से लेकर 280 तक। अब आप कहोगे गुरुजी आप यूं क्या कर रहे हो, 240 की जगह आप 275 लिख रहे हो, या तो यहाँ 240 से स्टार्ट कर रहे हो। आपकी बात जायज़ है, 275 से रियल में माना जाता है। दो शासक ऐसे हुए हैं जिनका गुप्त काल में हम ज़्यादा योगदान नहीं मानते हैं, क्योंकि ये सामंत हुआ करते थे, स्वतंत्र नहीं थे। इस वजह से हमने यहाँ पर 240 से लेकर 280 यानी कि बीच में से लिया हमने, 275 से लिया है, यानी कि गुप्त काल के बाद का लिया हमने। तो याद रखिएगा, गुप्त काल का शासन चलता है 240 से लेकर 280 ईस्वी तक। गुप्त काल में श्रीगुप्त जी का ये शासन है, यानी गुप्त काल का तो यहाँ से चलता है। भाई श्रीगुप्त का शासन 240 से लेकर 280 तक ही माना जाता है। श्रीगुप्त के बारे में क्या क्या बातें हैं, तो देखो, श्रीगुप्त जी के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये गुप्त काल के संस्थापक थे। गुप्त काल के क्या मानते हैं इनको? गुप्त काल के संस्थापक माना जाता है इनको, संस्थापक। पहली बात ये। दूसरी बात, अब रियल में किसको माना जाएगा ये अभी आगे बताऊंगा मैं। ये रियल संस्थापक नहीं माने जाते इनको, क्योंकि ये सामंत हुआ करते थे। दूसरी बात है कि श्रीगुप्त जी थे ना, श्रीगुप्त जी के बारे में उल्लेख मिलता है कि श्रीगुप्त जी जो थे, इन्होंने एक उपाधि धारण की थी जिनका नाम था महाराज की उपाधि। कौन सी उपाधि? महाराज की उपाधि। गुप्त जी महाराज के बारे में इतना ही काफी है, बस। इससे ज़्यादा बातें तो और भी, प्रभावती ताम्राभिलेख के बारे में उल्लेख मिलता है, लेकिन हमें दो चीज़ें याद रखना है। गुप्त काल का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, लेकिन इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, ये जरूर आपको याद रखना है, महाराज की उपाधि धारण की। अब एक का बेटा आएगा, तो अब एक का बेटा कौन है?
एक का बेटा है घटोत्कच। इसका बेटा कौन है? घटोत्कच। अब घटोत्कच इसका बेटा आ गया, ये बन गया शासक। तो 280 से लेकर 319 तक अब जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा? वो बनेगा आपका घटोत्कच। कौन बनेगा? घटोत्कच। घटोत्कच के बारे में क्या क्या बातें हैं? तो घटोत्कच के बारे में भी एक ही बात याद रखना है, इसने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। स्वतंत्र तो ये भी नहीं था, याद रखना, ये भी, इसने भी कौन सी उपाधि धारण की? महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आता है। ये दोनों के दोनों, ये जो दोनों थे ना, ये दोनों सामंत हुआ करते थे, ये सामंत थे। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये दोनों ही स्वतंत्र नहीं थे। ठीक है, अब जो आएगा वो अगला आएगा कौन? चंद्रगुप्त प्रथम आएगा। कौन आएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। तो मेन तो अब चंद्रगुप्त प्रथम आएगा अपना। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसके बारे में थोड़ा सा ये आपको याद रखना है, नोट्स बनाना हो तो आप थोड़ा सा लिख भी लेना ऐसा। देखिए अब आगे बात करते हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो अगला शासक आ गया अपना कौन सा? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल चलता है वो चलता है कहां से? 319 से चलेगा। 319 से लेकर इसका शासन चलता है 335 ईस्वी तक। ठीक है, ये चंद्रगुप्त जी के बारे में। चंद्रगुप्त जी को स्वर्ण काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी कि गुप्त काल का क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये थोड़ा सा आईएमपी पॉइंट है कि इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको? तो ये माना जाता है आपके किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, पहली बार इस आदमी ने थोड़ी हटके उपाधि धारण की थी। मतलब हटके मतलब अलग उपाधि धारण की थी। जैसे पहले वाले ने तो महाराज की थी, इसने की थी महाधिराज की उपाधि, महाराज की उपाधि। लो जी, इसने कुछ अलग उपाधि धारण की। याद रखना, धीरे धीरे ये आदमी थोड़ा सा अलग प्रवृत्ति का था। चंद्रगुप्त के बारे में उल्लेख मिलता है कि इसी चंद्रगुप्त प्रथम ने ही एक संवत जारी किया था। वो संवत का नाम था गुप्त संवत, यानी कि संवत, गुप्त संवत इस व्यक्ति ने जारी करवाया था। ये गुप्त संवत कब जारी करवाया था? 319 ईस्वी। ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले श्रीगुप्त को पढ़ा। श्रीगुप्त का शासनकाल 240 से 280। श्रीगुप्त को संस्थापक माना जाता है। वास्तविक तो इसे माना जाता है, लेकिन उनको संस्थापक माना जाता है। गुप्त काल जो है इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। कुषाणों के सामंत थे ये, जिसमें गुप्त काल में श्रीगुप्त हो गया और घटोत्कच उसका बेटा हो गया। दोनों के पास महाराज की उपाधि धारण की थी उन्होंने। जबकि उसके बाद में आता है कौन? चंद्रगुप्त प्रथम आता है। चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त काल का। इन्होंने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की और गुप्त संवत चालू किया था 319 ईस्वी में। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों आपको? अब मैं आगे पढ़ाता हूँ। देखिए आगे की अगर बात करें हम लोग, तो चंद्रगुप्त जो था ना, एक तरह का एक दुबला पतला व्यक्ति था। साम्राज्य का काफ़ी विस्तार करने की चेष्टा इसके अंदर थी। अब ये चाहता था कि कैसे करके मुझे कोई ऐसा आदमी मिल जाए, कोई बल वाला बलशाली आदमी मिल जाए। अब दुबला पतला व्यक्ति यही चाहेगा हमेशा कि कोई शक्ति उसके काम आ जाए। तो इस व्यक्ति ने क्या किया कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिससे हमें साम्राज्य विस्तार करने में कोई दिक्कत ना आए। भाई अकेला आदमी दुबला पतला था। अब क्या होता है कि चंद्रगुप्त जी गए पढ़ने कॉलेज में। कहाँ गए? कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते थे। कहते हैं कि कॉलेज में एक लड़की देखी इन्होंने। उस लड़की का नाम था कुमार। अब कुमार से तो लड़का लग रहा है, देवी लगा दो लड़की हो जाएगी। कुमार देवी। ये कुमार देवी कौन थी? तो कहते हैं कि कुमार देवी को इसने कॉलेज में देखा। अब कुमार देवी को जैसे देखा, कुमार देवी किसी लड़के को मार रही थी।
ऐसा बताते हैं किसी लड़के को मार रही थी, 2-3 लड़के को पकड़ के मार रही कुमार देवी। इसने देखा रहा, बोला ये गुंडी कौन है? गुंडी, अब मैं कोई मारता तो गुंडा कहते हैं हम, ये गुंडी है, लड़की है। चंद्रगुप्त ने अपने दोस्तों से पूछा कि कौन है ये लड़की? बोला ये कॉलेज की फेमस गुंडी है। इसके दोस्तों ने कहा, बोले गुंडी है? बोले हाँ। बोले गुंडी के पास मेरे को जाने दो। कुमार देवी के पास गया कौन? चंद्रगुप्त गया, कुमार देवी से बोला, भाई तू कौन है? कुमार देवी ने बोला, मेरा परिचय तुझे तेरे दोस्तों ने नहीं बताया? बोले दोस्तों ने तो बताया, पर दोस्तों ने कहा गुंडी है। कुमार देवी ने बोला कि एक बार और जाके पूछ का मेरा परिचय, बैकग्राउंड भी जांच कर ले मेरा। चंद्रगुप्त फिर आया अपने दोस्तों के पास और दोस्तों को बोला रहे, बोले परिचय बताओ, इसका बैकग्राउंड बताओ। दोस्तों ने कहा कि तू फालतू क्यों उलझ रहा है, वैसे दुबला पतला आदमी, मार देगी तेरे को, और उसके पता है तुझे उसका बैकग्राउंड, चलो हम बताते हैं। इसके दोस्तों ने बैकग्राउंड बताया कि भैया साहब कुमार देवी जो है ना, ये लिच्छवी के राजाओं की बहन है। कहते हैं कि इसके 7 भाई है। ओहो, कितने भाई है इसके? और 7 के 7 बलवान हैं, 7 के बीच में है ये, और 7 के 7 खतरनाक। तेरे को एक ही उठा ले जाएंगे, काम हो गया तेरा। तो चंद्रगुप्त ने भी कहा कि भैया साहब मुझे भी तो ऐसे ही लोगों की जरूरत है। अब चंद्रगुप्त लग गया पीछे किसके? कुमार देवी के। कुमार देवी को बोला, बोले मेरे को ऐसा समझ समझ, मैं भी राजकुमार हूँ, बोले ब्याह करूँगा, शादी करूँगा तेरे से। कुमार देवी ने कहा कि शादी करना चाहते हो? बोला हाँ। बोले भाइयों से बात करनी पड़ेगी। कहते हैं कि भाइयों से बात करके कुमार देवी के साथ विवाह कर लेता है कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। इस प्रकार से कुमार देवी का विवाह हो जाता है चंद्रगुप्त के साथ। अब यह बात कितनी सच्ची है कि वाकई में कुमार देवी के साथ विवाह किया था कि नहीं किया था, इस बात की जांच करने के लिए हम बताते हैं आपको प्रमाण ये मिलता है कि इसने सोने के सिक्के जारी करवाए थे। क्या करवाए थे? सोने के सिक्के जारी करवाए थे। उन सिक्कों के ऊपर सिक्के के एक ओर तो उल्लेख मिलता है कुमार देवी का फोटो था, कुमार देवी का चित्र था, तथा दूसरी ओर स्वयं किसका चित्र था? चंद्रगुप्त का चित्र था। यानी कि उस सोने के सिक्के के ऊपर एक ओर में तो कुमार देवी का फोटो था और दूसरी तरफ स्वयं चंद्रगुप्त प्रथम का फोटो था। इस बात से सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं वाकई में इस आदमी ने शादी रचाई थी कुमार देवी के साथ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये था दोस्तों आपका गुप्त काल का चंद्रगुप्त प्रथम तक का एपिसोड, और 335 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम आगे का एपिसोड पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। तो मैंने आपको जो पढ़ाया उसका रिवीजन करवा देता हूँ एक बार और फटाफट देखिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? गुप्त काल पढ़ा। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। कुषाणों के सामंत थे गुप्त, जिसमें 2 तो सामंती थे, जिसमें आपके एक तो श्रीगुप्त जी जिनको संस्थापक माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक ये है। गुप्त काल में श्रीगुप्त का ने कौन सी उपाधि धारण की? तो महाराज की उपाधि धारण की थी। उसका बेटा घटोत्कच आया, घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की। 280 तक जो है 280 से 319 तक घटोत्कच का शासन चलता है, और घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की। उसके बाद 319 से शासन चलता है किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का, जो कि 335 तक चलता है। और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में ये बातें लिखी हुई है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महाराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत चलाया 319 ईस्वी में। ये आईएमपी है दोस्तों, गुप्त संवत आईएमपी है, थोड़ा याद रखना आप। चंद्रगुप्त के बाद में फिर चंद्रगुप्त ने जो है कुमार देवी के साथ विवाह किया। विवाह करने के बाद 7 भाइयों का साथ मिला और चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो यहाँ तक की कहानी कोई समस्या हो तो बता देना। अगला वीडियो मैं अभी जल्दी डाल दूंगा। अगला वीडियो अपना समुद्रगुप्त का रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आप करिएगा फटाफट। और दोस्तों कमेंट वगैरह जरूर करके बताएं मुझे कैसा लगा आपको। अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। वैसे रिवीजन का एक ही फंडा है कि इसको वीडियो को 1-2 बार देख लेना, याद हो जाएगा, गारंटी मेरी। ठीक है, नमस्कार, राम राम सभी को, जय हिंद।